हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का हमारा अपना टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु। डियर स्टूडेंट्स, व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने ही किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस टॉपिक की विशेषता ये है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आपको बताते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने चित्र बनाया है व्हीटस्टोन सेतु को समझाने के लिए। तो इसमें जो वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने थे, उन्होंने सबसे पहले 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक एक बात पर। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज A, B, C, D की रचना की। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज A, B, C, D की रचना की। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से ये चतुर्भुज है, तो ये भुजा जो है ये विकर्ण कहलाती है। अगर चतुर्भुज इस प्रकार है तो ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, इसमें ये विकर्ण हो गया। तो वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने जो 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज A, B, C तथा D की रचना की। चतुर्भुज के विकर्ण AC के मध्य में। देखिए स्टूडेंट्स, ये व्यवस्था है अपनी, और इस व्यवस्था में, इस चित्र में सब कुछ सांकेतिक है। तो चतुर्भुज के विकर्ण AC के मध्य में, ये देखिए तार के माध्यम से एक सेल E और प्लग कुंजी K1 को लगाया। अगर हम चाहें तो इस सेल E और प्लग कुंजी K1 को इसके बीच में भी यहाँ भी दर्शा सकते हैं, लेकिन फिर चित्र मतलब थोड़ा सा घना हो जाएगा, फिर उस हिसाब से देखने में अच्छा नहीं लगेगा, समझने में भी दिक्कत आएगी। फिर एक बार समझिए कि वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज A, B, C, D की रचना की। चतुर्भुज के विकर्ण AC के मध्य में, जो कि बीच में न दिखा के बाहर से निकाल दिया गया है, चतुर्भुज के विकर्ण AC के मध्य में एक सेल E तथा प्लग कुंजी K1 को लगाया, तथा विकर्ण BD के मध्य में एक धारामापी G यानी कि गैल्वेनोमीटर तथा कुंजी K2 को लगाया। एक बार पुनः ये रचना सुनिए स्टूडेंट्स। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज A, B, C तथा D की रचना की। चतुर्भुज के विकर्ण AC के मध्य में, एक सेल E तथा प्लग कुंजी K1 को लगाया। चतुर्भुज के विकर्ण BD के मध्य में एक धारामापी G व कुंजी K2 को लगाया। अब चारों प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को, चारों प्रतिरोधों P, Q, R
तथा S को इस प्रकार समायोजित किया कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी G में कोई विक्षेप न हो। कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी G में कोई भी विक्षेप न हो। इस स्थिति में सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। इस स्थिति में सेतु संतुलित होगा और संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज ABCD की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं P/Q इज इक्वल टू R/S। एक बार स्टूडेंट्स फिर समझिए, ये व्हीटस्टोन सेतु है, इसका आविष्कार वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने किया था और उन्हीं के नाम पर स्टूडेंट्स इसको व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD की रचना की। चतुर्भुज के विकर्ण AC के मध्य में एक सेल E व प्लग कुंजी K1 को लगाया। चतुर्भुज के विकर्ण BD के मध्य में एक धारामापी G व कुंजी K2 को लगाया। अब चारों प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर गैल्वेनोमीटर G में अर्थात धारामापी G में कोई विक्षेप न हो। इस स्थिति में सेतु संतुलित होगा। सेतु की संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात P/Q इज इक्वल टू R/S। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे इस सूत्र की स्थापना। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हम प्लग कुंजी K1 को लगाएंगे, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, एक एक लाइन पे ध्यान दीजिए। ये मेरी गारंटी है कि आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे और 100% ये आपको याद रहेगा बोर्ड एग्जाम तक और बोर्ड एग्जाम के बाद भी। जैसे ही हम प्लग कुंजी K1 को दबाते हैं, वैसे ही सेल E की धारा I परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेल है, इसमें ये सेल बैटरी सेल, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव होती है और विद्युत धारा सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर आते हैं और विद्युत धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉनों के गति की दिशा के विपरीत मानी जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक बार समझिए, जैसे ही हम प्लग कुंजी K1 को दबाते हैं, वैसे ही सेल E की धारा I परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। सेल E की धारा I बिंदु A पर दो भागों I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक सूत्र की स्थापना में हमने सिर्फ 2 ही सेंटेंस कहे हैं कि जैसे ही हम प्लग कुंजी K1 को दबाते हैं, सेल E की धारा I परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। धारा I बिंदु A पर
दो भागों I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। अगली बात, चतुर्भुज की भुजा AB में धारा I1 प्रवाहित होती है तथा चतुर्भुज की भुजा AD में धारा I2 प्रवाहित होती है। फिर एक बार समझिए, जैसे ही हम प्लग कुंजी K1 को दबाते हैं वैसे ही सेल E की धारा I परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। सेल की धारा I बिंदु A पर दो भागों I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। चतुर्भुज ABCD की भुजा AB में धारा I1 प्रवाहित होती है तथा भुजा AD में धारा I2 प्रवाहित होती है। अब चारों प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी G में कोई विक्षेप न हो। यह शून्य विक्षेप की स्थिति होगी, अर्थात विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब देखिए, सोचने वाली बात है कि जब B से D की तरफ कोई धारा आई नहीं, न ही D से B की तरफ कोई धारा गई, तो जो धारा I1 चतुर्भुज की भुजा AB में जा रही है वही धारा आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर तो आई नहीं। और जो धारा चतुर्भुज की भुजा AD में I2 प्रवाहित हो रही है वही DC भुजा में चली जाएगी, क्योंकि यहां से इधर तो गई नहीं। फिर एक बार समझिए सूत्र की स्थापना में कि जैसे ही हम प्लग कुंजी K1 को दबाते हैं सेल E की धारा I परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। सेल E की धारा I बिंदु A पर दो भागों I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। चतुर्भुज ABCD की भुजा AB में धारा I1 प्रवाहित होती है तथा भुजा AD में धारा I2 प्रवाहित होती है। अब चारों प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं, इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी G में, गैल्वेनोमीटर G में कोई विक्षेप ना हो। यह शून्य विक्षेप की स्थिति होगी, अर्थात चतुर्भुज के विकर्ण BD में प्रवाहित धारा शून्य होगी। इस स्थिति में चतुर्भुज की भुजा BC में वही धारा I1 प्रवाहित होगी जो भुजा AB में प्रवाहित हो रही थी, तथा चतुर्भुज की भुजा DC में वही धारा I2 प्रवाहित होगी जो भुजा AD में प्रवाहित हो रही थी। चूंकि BD में प्रवाहित धारा शून्य है, अतः BD के मध्य विभवांतर शून्य होगा। डियर स्टूडेंट्स, सूत्र की स्थापना में एक बार फिर समझिए, एक एक सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, मेरी गारंटी है कि आप इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। जैसे ही हम प्लग कुंजी K1 को दबाते हैं सेल E की धारा I परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। धारा I बिंदु A पर दो भागों I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। चतुर्भुज की भुजा AB में धारा I1 प्रवाहित होती है तथा चतुर्भुज की भुजा AD में धारा I2 प्रवाहित होती है। अब चारों प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर गैल्वेनोमीटर G में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात यह शून्य विक्षेप की स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में चतुर्भुज की भुजा BC में वही धारा I1 प्रवाहित होगी
जो भुजा AB में प्रवाहित हो रही थी, तथा चतुर्भुज की भुजा DC में वही धारा I2 प्रवाहित होगी जो भुजा AD में प्रवाहित हो रही थी। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि विकर्ण BD के मध्य में प्रवाहित धारा शून्य है, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अतः BD के मध्य में विभवांतर शून्य होगा। अब स्टूडेंट्स, हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से P/Q = R/S की स्थापना करेंगे। इसमें हमें दो बंदपास दिखाई दे रहे हैं। बंदपास का मतलब होता है बंद परपथ, यानी कि क्लोज्ड सर्किट। इसमें दो बंदपास हैं, A, B, D, A। देखिए, A, B, D, A। दूसरा बंदपास है B, C, D, B। दोनों में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसे KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, वोल्टता का नियम भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसके अनुसार किसी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परपथ में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा IR = सिग्मा E। सिग्मा IR = सिग्मा E। एक बार फिर समझिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद पास में, अर्थात किसी वैद्युत परपथ में, अर्थात किसी क्लोज्ड सर्किट में, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा I एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परपथ में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा IR = सिग्मा E। इसका इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले बंद पास बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको जानकारी के लिए बता दें, किरचॉफ का दूसरा नियम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखते हैं, जिनको हम चिन्ह परपाटी बोलते हैं। पहली बात ये है कि जब तक हम धारा की दिशा में चलेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम का इस्तेमाल करते समय जब तक हम धारा की दिशा में चलेंगे, चिन्ह धनात्मक लेंगे, और जब धारा के विपरीत चलेंगे तब चिन्ह ऋणात्मक लिया जाएगा। इसी प्रकार से किसी सेल का जब हम विद्युत वाहक बल लिखते हैं तो इस किरचॉफ के दूसरे नियम को जब हम इस्तेमाल करेंगे और जब हम सेल से गुजरेंगे, यदि सेल को उसकी ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर हमने क्रॉस किया तो चिन्ह धनात्मक, और यदि हम धन इलेक्ट्रोड से
ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ, अर्थात धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जब चलेंगे तो चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, हालांकि इसमें कोई सेल नहीं लगा हमारे दोनों बंद परपथों में, तो केवल धारा वाली बात समझिए कि जब हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का इस्तेमाल करते हैं, जब किरचॉफ के द्वितीय नियम, वोल्टता का नियम या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या शॉर्ट में केवीएल का इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी हम धारा की दिशा में चलते हैं तो चिन्ह धनात्मक लिया जाता है। तो देखिए जरा स्टूडेंट्स, बंद पास ए बी डी ए, तो ए से बी पे पहुंचेंगे, फिर बी से डी पे और फिर डी से वापस ए पर। तो देखिए सिग्मा आई आर यानी कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणा, धारा है यहाँ पर कितनी I1, तो हमने लिख दिया I1, इसके संगत प्रतिरोध कितना है P, तो हमने लिख दिया इंटू P। अब हम A से B पे आ गए, अब B से कहाँ आएंगे D पर। इसमें धारा कितनी है 0, और अगर प्रतिरोध कुछ हो सकता है तो गैल्वेनोमीटर की वजह से हो सकता है, तो हमने लिख दिया, हालांकि उसका कोई औचित्य नहीं। अब हम आ गए डी पे, डी से कहाँ आएंगे ए पर, लेकिन धारा जा रही है ए से डी की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक हम धारा की दिशा में चलेंगे चिन्ह धनात्मक, और जैसे ही धारा के विपरीत चलेंगे इस नियम को इस्तेमाल करने के लिए तो चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है। अब हम जा रहे हैं डी से ए पर, क्योंकि बंद पास हमारा ए बी डी ए, तो अभी देखिए यहाँ पर धारा की दिशा में थे तो चिन्ह धनात्मक, इसका कोई औचित्य नहीं। अब डी से हम आ रहे ए पर, धारा जा रही है ए से डी की तरफ, तो डियर स्टूडेंट्स चिन्ह हो गया हमारा निगेटिव। और धारा है इसमें कितनी I2, और उसके संगत प्रतिरोध कितना है R इज इक्वल टू, अब हमने इतना इस्तेमाल कर लिया सिग्मा आई आर, आगे इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब हम इसमें देखेंगे कोई सेल तो नहीं, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें कोई सेल नहीं लगा है, तो इधर हो जाएगा 0। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0, या I1P इज इक्वल टू I2R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बंद पास बी सी डी बी में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। बंद पास बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम चलेंगे बी सी डी बी, यानी कि पहले चलेंगे बी से सी पे। यहां धारा कितनी है I1, तो धारा I1 और उसके संगत प्रतिरोध का गुणा, धारा I1 है, प्रतिरोध क्या है Q, और चूंकि B से C पे गए और धारा भी स्टूडेंट्स B से C की तरफ जा रही है, तो चिन्ह कैसा पॉजिटिव।
अब हम आएंगे C से D पर, लेकिन धारा जा रही है D से C की तरफ, तो स्टूडेंट्स चिन्ह कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। धारा कितनी है? I2, प्रतिरोध S। अब हम आ गए D पर, और D से कहाँ जाएंगे? B पर। इसमें कोई धारा है नहीं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0, या I1Q इक्वल टू I2S। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग बाय सेकंड। फर्स्ट डिवाइडिंग बाय सेकंड, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो LHS में LHS का भाग, RHS में RHS का, तो I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल हो गया और I2 से I2, बचा आपका P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। डियर स्टूडेंट्स, ये जो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S प्राप्त हुआ है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये चारों प्रतिरोध हैं। इन चारों प्रतिरोधों में से यदि कोई 3 प्रतिरोध ज्ञात हों तो चौथा अज्ञात प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से प्रतिरोध ज्ञात करने में 2 उपकरण प्रयोग आते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु। डियर स्टूडेंट्स, पूरे टॉपिक को आप एक बार फिर से समझिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारा वादा है कि आप इसे भूल नहीं सकते हैं। एक बार कंसंट्रेट होकर सुनिए। व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत देखिए क्या है कि सबसे पहले वैज्ञानिक व्हीटस्टोन सेतु ने 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S को, 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD की रचना की। चतुर्भुज के विकर्ण AC के मध्य में एक सेल E व प्लग कुंजी K1 को लगाया। चतुर्भुज के विकर्ण BD के मध्य में एक धारामापी G यानी कि गैल्वेनोमीटर G और कुंजी K2 को लगाया। अब चारों प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जब प्लग कुंजी K1 को दबाने पर पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो, तब कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी G में कोई विक्षेप न हो। इस स्थिति में सेतु संतुलित कहा जाएगा और संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज ABCD की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं इस सूत्र की स्थापना में हम लिखेंगे कि जैसे ही प्लग कुंजी K1 को दबाते हैं वैसे ही सेल E की धारा I परिपथ में प्रवाहित होने लगती है।
धारा I बिंदु A पर दो भागों I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। चतुर्भुज की भुजा AB में धारा I1 तथा चतुर्भुज की भुजा AD में धारा I2 प्रवाहित होती है। अब चारों प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं, इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी G में कोई विक्षेप न हो, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति हो। इस स्थिति में सेतु संतुलित कहा जाता है और संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की भुजा BC में वही धारा I1 प्रवाहित होगी जो भुजा AB में प्रवाहित हो रही थी तथा चतुर्भुज की भुजा DC में वही धारा I2 प्रवाहित होगी जो भुजा AD में प्रवाहित हो रही थी। चूंकि भुजा BD में प्रवाहित धारा शून्य है, अतः BD के मध्य विभवांतर शून्य होगा, कोई विभवांतर नहीं होगा। अब देखिए सूत्र की स्थापना के लिए इसमें हम दो बंदपास लेते हैं, बंदपास A, B, D, A और दूसरा बंदपास B, C, D, B। डियर स्टूडेंट्स, बंदपास में किरचॉफ का द्वितीय नियम इस्तेमाल होगा और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो वोल्टता का नियम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी कि KVL, और किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा I एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परपथ में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, A, B, D, A में किरचॉफ के बंदपास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, इस नियम का इस्तेमाल करते समय चिन्ह पर पार्टी का जरूर ध्यान रखते हैं डियर स्टूडेंट्स। जब हम धारा की दिशा में चलेंगे, जब धारा की दिशा में चलेंगे तो चिन्ह धनात्मक और धारा के विपरीत चलेंगे तो चिन्ह ऋणात्मक लिया जाएगा। इसी प्रकार से जब किसी सेल को हम उसके ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर क्रॉस करेंगे तो उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक और धन से ऋण की तरफ क्रॉस करेंगे तो उसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाता है। तो बंदपास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखिए, धारा I1 उसके संगत प्रतिरोध P, इसमें कोई धारा है नहीं, धारा शून्य। यहाँ से जब हम इधर चले, धारा A से D की तरफ जा रही है, हमको जाना है D से A की तरफ, तो चिन्ह हो गया हमारा ऋणात्मक। ये देखिए माइनस का हो गया। धारा है इसमें I2 और प्रतिरोध है R इज इक्वल टू। अब आगे बात करेंगे किसकी, विद्युत वाहक बल की। डियर स्टूडेंट्स, बंदपास ABDA में कोई सेल नहीं लगा है, कोई सेल नहीं लगा है तो विद्युत वाहक बल शून्य। ये पोर्शन हमारा शून्य हो ही गया, तो I1P माइनस I2R इक्वल टू 0 या फिर I1P इक्वल टू I2R इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, बंदपास BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से धारा I1 और उसके संगत प्रतिरोध कितना Q, धारा I1 उसके संगत प्रतिरोध Q, चूंकि हम धारा की दिशा में चल रहे तो चिन्ह धनात्मक और धनात्मक चिन्ह आगे लगाया नहीं जाता है, तो I1Q। अब C से आएंगे D पे, धारा D से C की तरफ जा रही तो चिन्ह हो गया निगेटिव, माइनस I2S, धारा I2 प्रतिरोध S, इसमें कोई धारा है नहीं, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0 या I1Q इक्वल टू I2S। इक्वेशन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग बाई सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 में हमने समीकरण 2 से भाग दे दिया, तो I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। डियर स्टूडेंट्स, इस सूत्र की सहायता से व्हीटस्टोन सेट में अगर कोई से 3 प्रतिरोध ज्ञात हैं तो चौथे अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सकते हैं, और व्हीटस्टोन की सहायता से प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु 2 उपकरणों का
प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी इसको अवश्य तैयार करें और कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।